नमस्कार, 8:30 बजे बड़ी खबर में हाजिर हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आ रही है। लखनऊ में कई घंटे चली जीएसटी काउंसिल की बैठक से साफ हो गया है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा हुई, लेकिन कई राज्यों ने इसका विरोध आज किया है। तो आज जो फैसले लिए हैं उसके तहत 2 जीवन रक्षक दवाओं पर से जीएसटी हटा दी गई है। इसमें से एक दवा का नाम जोलजेंस्मा है। इसके अलावा कोरोना दवाओं पर पहले जो छूट सितंबर तक थी वो अब दिसंबर तक रहेगी। 16 करोड़ वाले इंजेक्शन पर जीएसटी नहीं है। कुछ दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से अब 5% हो गया है। To the table for discussion. Members spoke very clearly that they wouldn't want it to be included in the GST. Several members said it very clearly. It was discussed. This will be reported to the High Court of Kerala that we have discussed. And the GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. So we shall report that to the court. तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद है। हिमांशु, तो फिलहाल जो अटकलें लग रही थी इस जीएसटी की बैठक से पहले कि पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, वो नहीं आ रहे। एक बहुत बड़ी राहत होगी राज्यों के लिए। और सबसे अच्छी अहम खबर, जिस तरह से जो गंभीर बीमारियों की दवाएं हैं उस पर जीएसटी कम कर दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, ये इस बात की चिंता राज्यों को थी और राज्यों की तरफ से विरोध जो है वो जीएसटी काउंसिल बैठक से पहले ही शुरू हो गया था, जब केरल के वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि हम इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है कि हम अपने अधिकार को छोड़ दें। और ये बात आज खुद वित्त मंत्री ने मानी है। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो एक पहल केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई थी जीएसटी काउंसिल की बैठक में, वित्त मंत्री ने बहुत साफ तौर पर यह कहा है कि अधिकतर सदस्यों ने कहा कि ऐसा करना अभी संभव नहीं है। यानी अधिकतर राज्यों के जो वित्त मंत्री थे बैठक में, उन्होंने ये साफ तौर पर जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री से कहा कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते, इस पर चर्चा संभव नहीं है। और 2 कारण उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखे हैं। पहला ये कि कोरोना संकट के दौरान उन्हें काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान हुआ है और पहले से ही राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और ऐसे में वो और राजस्व के नुकसान का वहन नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि वैट कलेक्ट करने का अधिकार जीएसटी कानून में 5 साल के लिए राज्यों को दिया गया है और इसकी अवधि जुलाई 2022 में खत्म हो रही है। यानी अभी भी कई महीने हैं और यह अधिकार है राज्यों का कि वो वैट के जरिए राजस्व वसूले। और जिसके बाद ये तय किया गया सामूहिक तौर पर कि केरल हाईकोर्ट का जो ये फैसला है उसको फिलहाल उस पर जो जीएसटी काउंसिल की जो राय है, जो सहमति नहीं बन पाए, उस मसले को, उस फैसले को केरल हाईकोर्ट के सामने अब रखा जाएगा। जहां तक जरूरी दवाइयां का सवाल है, इसमें एक नई खबर भी है निधि कि जो कोरोना के इलाज से जुड़ी जो दवाइयां थी, विशेषकर 4 दवाइयां थी, रेमडेसिविर और एम्फोटेरिक्सिन, इस पे जो जीएसटी रेट में कंसेशन पहले दिया गया था घटाकर 5% किया गया था। आज ये तय किया गया है कि इस कंसेशन की अवधि को 3 महीना और बढ़ाया जाएगा। यानी फिलहाल 30 सितंबर तक ही जीएसटी रेट में जो रिडक्शन किया गया था पिछले जून की जीएसटी काउंसिल की बैठक में, उसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए, विशेष तौर पर जिन्हें काफी ज्यादा खर्च का वहन कोरोना के इलाज में करना पड़ता था। और इसके साथ ही आपने भी बहुत विस्तार से जिक्र किया है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कैंसर के से जुड़ी जो दवाइयां हैं, इस तरह की और जो कुछ और भी मस्कुलर एट्रोफी और दूसरी दवाइयां जिसका जिक्र वित्त
मंत्री कह रही थी, जो सिफारिश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जीएसटी काउंसिल के सामने रखी गई थी, उन सभी को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास मनाया गया। आज एक दिन में कोरोना के टीके का नया कीर्तिमान बना। 2.5 करोड़ के पार का आंकड़ा आज टीकाकरण कर सकता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण की महामुहिम। खासकर बीजेपी शासित राज्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां यूपी में अफसरों से कहा गया कि शुक्रवार को दुगना टीकाकरण हो, कर्नाटक में तिगुने का लक्ष्य था। We want to double or triple this in a single day on his special day. So we are optimistic that we would try to achieve it. कर्नाटक में औसतन 12 लाख की जगह 25 से 30 लाख डोज का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिलों को 34 लाख डोज भेजे गए। अकेले बेंगलुरु में 2000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के शहरों में टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ती नजर आई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन कई जिलों में दोगुने टीकाकरण की होड़ नजर आई। बीते 2 दिन में राज्य में 5 लाख से कम टीके पड़े थे। सबको शायद शुक्रवार का इंतजार था। हमारा वैक्सीनेशन 4-5 दिन बाद होने वाला था, लेकिन हमने सोचा आज मोदी जी का जन्मदिन है तो आज लगवाएं। नॉर्मल दिन में भी आप लोग काफी वैक्सीनेशन करते हैं, आप बता रहे थे, कितना कर लेते हैं और आज क्या टारगेट दिया गया? कभी 200, कभी 300 नॉर्मल में भी, आज 400 दिया गया। असम में टीकाकरण केंद्रों पे लंबी कतार दिखी। सरकार की कोशिश थी कि 7,10,000 टीके लग जाएं, प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन की निशानी के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आज हमारा जो पहला ध्यान है, यह ध्यान है कैसे हम लोग 7,10,000 वैक्सीनेशन कर सकता हूं। हालांकि कुछ लोग ये पूछते नजर आए कि रोज इस तरह की मुहिम क्यों नहीं होती। कुछ डॉक्टरों ने भी ये बात कही। ऐसे सोचते हैं कि किसी का बर्थडे होगा तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन अगर हम ये रोज़ करने लग गए तो लोगों का फ़ायदा होगा। We want to, this is a special push, otherwise every day we try to give more and more number of people. It's not like that we don't want to give in other days. कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों में जहां टीकाकरण की रफ्तार पहले ही अच्छी रही है, वहां रिकॉर्ड बनाने की हड़बड़ी नहीं दिखी। टीकाकरण रोज की तरह चलता रहा। जहां देश के कई राज्य आज वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाने की जद्दोजहद में दिखे, राजधानी में चीज़ें एक तरह से सामान्य दिखी और किसी तरह से सरकार द्वारा कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे वैक्सीनेशन का कोई रिकॉर्ड दिल्ली में बने। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर बनाया। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। प्रदर्शन में बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि युवा पकोड़े बेचे, वो आज हम उनके बर्थडे पे उनका सपना पूरा कर रहे हैं। जो मोदी जी कहते थे कि 15 लाख खाते में दूंगा, पिछले जुलाई के अगस्त के महीने में 15 लाख युवाओं की नौकरियां गई हैं। मोदी चाहे 10 लाख का सूट पहनते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है, पर ईयर नौकरियां देने की टोपी बनाई है, वही सब लेके घूम रहे हैं। लेकिन मैं कोई बात बता दूं कि आज के वक्त अगर हम मोदी जी को पूछें या बीजेपी के लोगों को पूछें कि बेरोजगारी कितनी है, बोलेंगे कहाँ है बेरोजगारी, बोलेंगे 0। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, 0। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार करते हुए उन्हें पंजाब की सियासत का राखी सावत बताया। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों में से एक को दिल्ली में लागू कर दिया था, फिर विधानसभा में कानून की कॉपी फाड़ने का ड्रामा किया था। सिद्धू के इसी बयान पर राघव चड्ढा ने उन्हें राखी सावंत करार देते हुए कहा कि उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ APMC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ APMC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ सारा ये मगरमच्छ दे आंसू है। और आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट किया उससे पहले राघव चड्ढा ने क्या कहा ये सुनाते हैं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है जिसके चलते उन्हें कांग्रेस हाईकमांड से बहुत डांट पड़ी और डांट का असर ये हुआ कि आज फॉर अ चेंज एक बदलाव के तहत उन्होंने अपनी तोप का मुंह अरविंद केजरीवाल जी की ओर मोड़ दिया। उनकी तोप का मुंह फिर कैप्टन अमरिंदर की ओर आ जाएगा और वो फिर पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पे वार करना शुरू कर देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी को पंजाब पॉलिटिक्स में कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। और आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कहते हैं कि मानव का विकास बंदर से हुआ है। आपका दिमाग देखकर लगता है कि आपका अभी विकास हो ही रहा है। आपने कृषि कानूनों के बारे में अपनी सरकार के नोटिफिकेशन के बारे में मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया है। तो चुनावों से पहले इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है। बहरहाल फिलहाल खबरों में इतना